संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन की हर चीज के लिए उड़ान देता है। आप सबका रावण आयुर्विद्या की तरफ से मैं नक्षत्र रोहित तांबट हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। संगीत वो भाषा है जो पूरी दुनिया को समझती है। हमारे जीवन का जो एक अभिन्न अंग है, वो संगीत केवल 7 सुरों तक सीमित नहीं, बल्कि उसके भी परे एक गहरा शास्त्र है, जो हमारे मन, आत्मा और शरीर पर विभिन्न पद्धति से प्रभाव डालता है। किसी ने बहुत ही सच कहा है कि स्वर के सहारे जो करे, होती सफल वही साधना। स्वर के सहारे जो करे, होती सफल वही साधना। हर धर्म ने संगीत से ही तो की है ईश की आराधना। और इसी के साथ मैं आज की हमारे अतिथिगण का स्वागत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर शिखा चक्रवर्ती जी का स्वागत करना चाहूंगी। आपने जयपुर में स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक और स्नातकोत्तर की पदवी प्राप्त की है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से आपने डॉक्टर लीलावती अड़सुले जी के मार्गदर्शन में राजस्थानी लोक गीतों का अध्ययन इस विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। विद्यासागर विद्यालय में 23 वर्षों तक संगीत विभाग में वरिष्ठ पद पर आप कार्यरत रही और प्रेस्टीज एकेडमी एवं डीएवीवी यूथ फेस्ट में कई बार आपने निर्णायक गण के रूप में भी कार्य किया है। गत 33 वर्षों से आप संगीत के क्षेत्र में विभिन्न विद्यार्थियों के जीवन में संगीत के रूप का दिया जला रही है। आपको हमारे बीच पाकर हम अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद नक्षत्र। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे संवाददाता श्री बलवंत केशव देशपांडे जी का स्वागत करना चाहूंगी। आपने बीएएमयू संभाजी नगर से मास्टर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की। आपका हिंदी एवं मराठी थिएटर में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। छोटे एवं बड़े दोनों पर्दों पर अत्यंत सराहनीय आपका कार्य रहा है। 20 से 25 से भी अधिक नाट्यों में आपने अभिनय किया है और साथ ही एक नाट्य प्रस्तुतियों में व पथनाट्य में निर्देशक के रूप में भी अत्यंत अनुभवी और प्रशंसनीय आपका कार्य रहा है। सभी प्रकार के संगीत में भी आप रुचि रखते हैं। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन आपको सौंपते हुए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय अनंत आपको स्वागत करता हूँ और बिल्कुल मैं चाहूंगा कि थोड़े से अनौपचारिक तौर पर ही हम बात करें तो गप्पों के तौर पर ही हम ये बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हुए हम कहते हैं कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि शास्त्रीय संगीत के कितने प्रकार हैं और वो किस तरह से वो काम में या गायन में लाए जाते हैं। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया है, यहाँ बुलाया इसके लिए। शास्त्रीय संगीत जो है, तो संगीत क्या है? गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों का समावेश है संगीत में। तो जी, गायन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है इनमें और सब एक दूसरे पे आधारित है। गायन और वादन गायन के बिना अधूरा है। इसी तरह नृत्य भी वादन और गायन के बिना अधूरा है। तो ये एक दूसरे से बराबर जुड़े हुए हैं। ये मतलब सभी की जरूरत है, तो भी गायन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और आप पूछ रहे संगीत, ये जो शास्त्रीय संगीत है, इसमें ये शास्त्रीय संगीत सबसे पहले संगीत है। उसके बाद सुगम संगीत आता है, उसके बाद लोकगीत आते हैं। और शास्त्रीय संगीत जरा नियमों में बंधा हुआ है, इसलिए इसको नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। सुगम संगीत यानी आप
नाम से ही देखते हैं, सुगम यानी सरल, उसको नहीं है। लेकिन सुगम संगीत तो भी शास्त्रीय संगीत के नियमों से थोड़ा सा स्वतंत्र होता है। और लोकगीत जो है वो लोगों के मन की भाषा होती है, जो हमारे ग्रामीण लोग हैं। सबसे पहले जन्मदाता तो ये लोग ही थे, लोकगीत वाले, क्योंकि संगीत यहीं से उभर के आया पहले हमारे जीवन में। तो लोकगीत से लोग जब इकट्ठे होते हैं, ग्रामीण लोग, उनको और तो कुछ ऐसे शब्दों का खूब साहित्यिक शब्दों का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन वो जब अपने काम को करते हैं तो कुछ काम करते हैं, शादी ब्याह है, उनको कुछ चक्की चलाना है या खेती बाड़ी करनी है, तो वो अपना संगीत से प्रारंभ करते हैं। इस तरह संगीत के ये तीनों मुख्य हैं, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोकगीत। जी जी हाँ। जैसे आपने कहा कि लोक संगीत इन सबसे पहले लोगों में प्रसारित हुआ था और वो जन्मदाता है मूल संगीत के। तो उसमें जो प्रांत हैं, जैसे कि राजस्थानी अलग हैं, गुजराती अलग हैं, महाराष्ट्रियंस अलग हैं, उनके भी अलग अलग लोक संगीत के प्रकार हैं। तो वो जब प्रस्तुतिकरण के में जाते थे, तो उससे शास्त्रीय संगीत बनते बनते, जैसे शास्त्र बनते बनते उसके कितने प्रकार प्रस्थापित हुए और उनमें क्या क्या जैसे कहते हैं शास्त्र बने, तो उस तरह से उसका क्या विवरण किया जा सकता है? हाँ, लोकगीतों का कुछ लोकगीतों से शास्त्रीय संगीत बनने तक का जो सफर है, उसमें कितने वो सफर के बारे में बताइए। अच्छा, तो लोकगीतों से शास्त्रीय संगीत इस तरह हुआ। देखिए, पहले उनके पास कुछ वाद्य यंत्रों के हिसाब से कुछ था नहीं, लेकिन वो लोग एक ना एक वाद्य ऐसा इस्तेमाल करते थे। जैसे रावण हत्था एक उनका वाद्य था, बहुत सुंदर, उसको कहते हैं रावण के पूरे जो पसलियां है उनको उसके हिसाब से उसका गठन है, उसकी तरफ से वैसा ही उसको बनाया गया है। उसको झंकृत करके उसमें जो तार होते हैं उसके साथ उसको बजाते हैं, वो लोग उसको गाते हैं, उसी में घुंघरू भी लगा के उसके गज में जब उसको बजाती है, तो इस तरह गाते गाते उसमें वो लोग आलाप करते हैं। आलाप करके एक एक जो बात है उसको सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं, कई तरीके से प्रस्तुत करते हैं, इससे या उसके वेरिएशन करते हैं। ऐसा पहले लोकगीतों में होता था, एक लाइन को लेकर वो लोग बहुत सुंदर तरीके से गाते थे, उसको आलाप से सजाते थे और कई उसमें कलाएं उसमें डालते थे। संगीत को सीखने की जो बात होती है, उसमें उसका आरंभ कब किया जाए और उसको किस तरह से सीखने का जो ये प्रकृति है वो किस तरह बनाई जाए? जी, फिर आरंभ कब किया जाए, ये सबसे शुरुआती तो हम कहते हैं बच्चा जो सीखता है वो जीवन भर याद रखता है, उसको रग रग में संगीत आता है, वो उस लय को समझने लगता है और किस तरह से एक एक सुर को समझने लगता है। आरंभ बचपन से ही किया जाए, संगीत का जो शिक्षा है उसको दी जाए, आरंभ की जाए और शुरुआत में उसको सबसे पहले स्वरों का अभ्यास किया जाए। स्वरों का अभ्यास के लिए उसको आकार दिया जाए, पहले सारे गामा, इसको एक एक स्वर को उसको समझाना पड़ेगा कि ये सा का स्थान है, फिर उसके बाद रे है, फिर ग है। इस तरह उसको पहले स्वरों को पक्का किया जाए, उसके लिए उसको कुछ अलंकारों का अभ्यास कराया जाता है। अलगो अवरो जो संगीत का जाता है, सारेगामा पधानिसा ये आरोह कहलाता है, सानिधा का मगरेसा ये अवरोह कहलाता है। इसको गाने से उनको आवाज को कैसे धीरे 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 चढ़ना फिर उतरना ये समझ में आने लगता है। इन्हीं स्वरों को और कई तरीके से ऐसे अलंकार बनते हैं, जैसे सा सा रे गा गा म, तो एक गाया सा रे गा मा पा धा नी सा,
सा नी ध प म ग रे सा। अब सा सारे रे ग ग म म, इस तरह विभिन्न को उन्हीं स्वरों को विभिन्न तरीके से बोलना, उसकी लय बनाना, कभी 3 स्वरों को, कभी 4 स्वरों को, जैसे सारे ग रे ग म प म प ध नि ध नि सा, इस तरह से उसको बोलना। उससे क्या होता है, उसमें लय आती है, उसके स्वरों से उसको चढ़ना उतरना भी उसको आता है। तो संगीत प्रारंभ करने का ये एक सबसे अच्छा तरीका है, स्वर और लय मुख्य है। जी हाँ, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी कि संगीत जो जी है वो बचपन में सिखाया जाता है। तो जब जी कुछ हम बच्चों को देखते हैं कि जो बहुत कम उम्र में उनकी जो समझ है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे बड़े बड़े जी गायकों की जो समझ नहीं होती वो उन बच्चों की बहुत आसानी से बन जाती है। तो क्या जी जी उसे पूर्वजों का कुछ आशीर्वाद माना जाए या परिवार में पूर्वजों की देन माना जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबसे पहले तो ईश्वर की देन है, और उसके बाद उसका असर बच्चों पे आता है। बचपन से वो लोग घर में गायकी एक अंदाज देखते हैं, रियाज सुनते हैं, तो वो अनजाने में कब किन सुरों में ढल गए वो उन्हें भी नहीं मालूम। जैसे घरों में रियाज होता है, ऐसा आपने हमारी जो बहुत बड़ी गायिका है किशोरी अमोंकर जी, जी जी जी। उनकी जो मदर है मोगूबाई कुर्डीकर, वो भी बहुत बड़ी गायिका थी। तो इनको बचपन से ये संगीत प्राप्त है। इसी तरह हमारी ठुमरी गायिका है सविता देवी जी, तो उनकी भी मदर जो स्वर्गीय पद्मश्री सिद्धेश्वरी देवी जी हैं, उनसे उनको संगीत प्राप्त है। ऐसे कितने लोग हैं, हमारी जानी मानी गायिका लता मंगेशकर, उनके तो परिवार में उनके पिता दीनानाथ जी मंगेशकर जो भी बहुत बड़े गायक थे। तो ये इन लोगों ने अपने बचपन में सुना, प्लस कहते हैं ना हमारे जीन हमारा जी है, जी। हमको मिलते हैं। जी, वंशानुगत कुछ हमारे को मिलते हैं, हमको हमारे परिवार से ही मिलते हैं। जैसे आप कह रहे बचपन में ही बच्चा इतना कमाल का गाने लग जाता है, उसने इतना सीखा नहीं, तो ये उसका असर है, ये उसका असर है। उसके खानदान का असर है, उसने बचपन से वो जो सुना है। जी इसी विषय में मैं आगे जी एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे अपने जैसे संगीत को हम संस्कार मानते हैं। जैसे जी संस्कार होता है तो संस्कार तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल। जहाँ पे हमने बात की थी संगीत की कि उसका संस्कार उसके परिवार में होता है, जीन्स में होता है। उसी तरह वो जी गर्भ में भी वो सीख के आता है। ऐसा हमने बहुत बार देखा भी है। और हमारे यहाँ गर्भ जी संस्कार के तौर पर संगीत को सुनाया भी जाता है। जैसे ये जरूरी नहीं कि वो संगीत की रुचि रखता हो, लेकिन उसके कानों में उसको ये सुनाना हमारे थेरेपी का जी एक भाग भी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपका कहना है। बिल्कुल, बच्चा पेट में है और मदर कहीं बैठी है जहाँ अच्छा संगीत चल रहा है, और तो उसने उसका हेडफोन असर बच्चों पे है। सुनाई नहीं दे रहा, हेलो, हाँ आपको मेरी सुनाई दे आवाज रहा आ है। रही है? हाँ आ रही है आ रही है। जी 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 जी। तो गर्भ में रहते ही बच्चों को ये सारी कुछ कृष्ण ने, हेलो, आपको मेरी आवाज आ हाँ रही है? हाँ मेरी थोड़ा डिस्टर्बेंस है लेकिन आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चक्र चक्रव्यूह की रचना अभिमन्यु ने पेट में रहते ही, वो बचपन में ही अपने माँ के गर्भ में रहते ही ये सब सीखते हैं, सुनते हैं, उसका असर बच्चों पे रहता है। उसी का कारण होता है कि वो जैसे ही जन्म लेते हैं तो वो कभी कभी रोते भी बड़े सुर में हैं, बहुत उसमें लय में पैर चलाते हैं। आप देखिएगा कभी कभी बच्चे के सामने झुनझुना हिलाया जाए तो अगर उसके अंदर रिदम है तो बिल्कुल एक लय में अपने पैर। जी
जी हाँ। जी बोलिए। और इसी विषय में मैं आगे ये भी कहूंगा कि जो दिल का जो स्वर है, जिसे जिसे हम सोहम कहते हैं, तो वो भी ताल उसके उसके साथ जन्म से ही मिल जाता है और जो जी मृत्यु तक बना रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ताल लय वाली चीज है ये जन्म से मिलती है। कभी हम सीखने आते हैं, हम ताल देते हैं, कईयों की ताल रहती ही नहीं है। हम कितना ही उनको बोले 1 2 3, उनका 1 2 3 उनको फिर लाना पड़ता है, लेकिन जिसके अंदर है वो शुरू से ही जन्म से लेकर मृत्यु तक रिदम और लय उनकी बनी ही रहती है। हर क्षेत्र में रिदम और सेंस, ये तो हर उसमें कि आप चल रहे हैं तो भी रिदम में चल रहे हैं, आप गा रहे हैं तो भी रिदम में चल रहे हैं। इसी इसी संदर्भ में मैं आगे जी मेरा अगला सवाल रहेगा कि संगीत का जी मनुष्यों के अलावा जी पशु पक्षी और वृक्षों पर क्या असर होता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये इसका जो असर है संगीत का, उसका असर पशु पक्षियों पे तो बहुत ज्यादा है। अभी एक देखा गया है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि चिड़ियाघर में जो पक्षी होते हैं वो तो एक कैद जैसे कैद में बंद है, बिल्कुल बंद, कैद पिंजरे में खाने बंद। जैसे। जी, पिंजरे में बंद है। तो उनको एक प्रयोग किया गया उनसे कि उनको सारे पक्षियों को इकट्ठा करके एक बड़े हॉल में लाया गया और वहां पे एक कॉर्नर में संगीत बजाया गया। तो सारे पक्षी जहाँ जिस कॉर्नर पे संगीत बज रहा है वहां से सब उड़ के वही संगीत जहाँ तरंगे सुन रहे हैं वहां इकट्ठे हो गए और उनकी जो एक्टिविटी है वो भी बड़ी चेंज हो गई। कम अपने जो बंद पिंजरे में उनका एक्टिविटी बिल्कुल उदास बैठे होते हैं, लेकिन जैसे संगीत सुना तो उनका एक हाव भाव बिल्कुल बदल गया। जैसे संगीत को उन लोगों ने चलता रहा तब तक तो वो बड़े आनंदित रहे, बड़े खुश रहे। जैसे संगीत को बंद कर दिया गया तो वो फिर से उदास। इसके अलावा चाइना में देखा गया है कि फार्म हाउस में जब डेयरी फार्म में गायों का दूध निकालने का टाइम होता है तो उनको संगीत सुनाया जाता है। तो संगीत सुना के फिर उनका जब दूध लिया जाता है तो वो जैसे 20 किलो से 40 किलो तक उनका मतलब वो उतना देती है, क्योंकि वो संगीत का आनंद लेके दूसरे इस दुनिया में वो लोग भी बिल्कुल खुश होके अपना उनका मन बिल्कुल खुश रहता है। तो ये असर उन पे भी देखा गया है। कई जगह देखा गया है घोड़े का देखा गया है कि एक वायलिन बजा रहा है तो घोड़े की टाप ऑटोमेटिकली उस पे चलती है। वायलिन बज रहा है और उसके पीछे हल्का सा रिदम चल रहा है। तो घोड़ों पे एक प्रयोग किया गया है, जैसे घोड़ों को भी देखा गया है। और इसके अलावा पशु पक्षी के जानवरों के अलावा ये प्रयोग पेड़ पौधे पे भी किया गया। एक जगह एक बहुत बड़ा मैदान है, मैदान का आधा आधा पार्ट किया गया, एक पार्ट पे संगीत को चलाया गया और दूसरे पार्ट पे संगीत पहुंचा ही नहीं। तो जहाँ संगीत रोज सुनाया जा रहा है तो पेड़ पे पौधे जो उपज है उनकी वो बढ़ रही है, उसमें फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं। तो लेकिन दूसरा पार्ट जहाँ पे संगीत नहीं सिखाया जा रहा वो थोड़े मुरझाए हुए, उनकी बढ़त हो रही है लेकिन काफी स्लो हो रही है। ये असर इन पे भी होता है इस तरह से। क्या बात है! क्योंकि मैंने 26 जनवरी को हम जब ये देखते हैं अपना गणतंत्र जी दिवस पर जब परेड होती है तो उसमें घोड़ों का एक जी अलग काफिला होता है जो बिल्कुल जी ताल पे जी चलता है। और वो जो ड्रम्स होते हैं, वो जो गाना होता है जी उनका उनका सिंक्रोनाइज होता है कि जैसे कोई हाँ आदमी का चल रहा है, उनके पैर अलग एक दूसरे से कदम मिलते रहते हैं। और हम देखते हैं कि और हम ये अचंभे में हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये घोड़ों को कैसे सिखाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ हाँ। एक गाना भी इसी पे बना है, मांग के साथ तुम्हारा। उस हाँ, पे आप ध्यान रखिएगा, टांगे पे वो है, शायद दिलीप कुमार साहब की मूवी है ये, बिल्कुल। हाँ, मांग के साथ तुम्हारा। उसमें टक टक नया टक दौर टक फिल्म का टक गाना टक है। टक टक बहुत सुंदर ऐसा दिखा है।
और है उनमें रिदम सेंस उनका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। तो घोड़ों को भी देखा गया, ये सुना है, इस तरह से है जी। अब हम मनुष्यों के ऊपर उसके प्रभाव पर आते हैं। जैसे जी मानसिक जी विचारों में संगीत के माध्यम को कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं और जी जी जो व्याधियों से पीड़ित पेशेंट्स हैं, जो जैसे जी। पैरालिसिस अटैक हो गया, तो उनको हाँ अगर हाँ संगीत हाँ। सुनाया जाए तो उनमें काफी सारी ये देखी गई है, ये प्रभाव कैसे उत्पन्न हो जाता है और इसमें कौन से क्या थेरेपी, क्योंकि अभी अभी जो बातें हो रही हैं उसमें संगीत का जो प्रभाव है उसमें चिकित्सा के तौर पर भी उसे देखा जा रहा है, तो उसके बारे में बिल्कुल अब तक कुछ जानना चाहेंगे। जी। अभी तक तो संगीत को मनोरंजन का ही साधन माना जा रहा था, लेकिन हाँ, अब प्रयास किया जा रहा है कि ये बदलते क्रम में संगीत को विज्ञान के साथ जोड़ा जाए। तो वो एक प्रयास, बिल्कुल प्रभावशाली प्रयास है और उसका असर भी देखा गया है। बीमार जैसे हमारे कुछ ऐसे ज्ञान तंतु और नाड़ी संस्थान की जो सभी छोटे छोटे घटक है, उनसे संगीत की तरंगे सुनकर वो झंकृत होते हैं और जो शिथिलता रहती है उसमें सक्रियता आ जाती है हमारे। तो उसके कारण जब देखते हैं मानसिक रोगी है, वो पीड़ित है, उनको करंट देकर या टैबलेट देकर उनको सुलाया जाता है या उनकी जो उत्तेजना है उसको शांत करने की कोशिश करने के लिए वो लोग ये प्रयोग करते हैं कि उनको दिया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया या टैबलेट दिया। लेकिन जब उन पे प्रयोग किया गया कि उनको अच्छे से अच्छा संगीत सुनाया गया, कुछ अच्छी गजल सुनाई गई या वाद्य संगीत सुनाया गया, तो उससे उनकी जो दिमाग की तरंगे थी उत्तेजित हुई हुई, उनमें शांति पाई गई। उनकी वो जो उत्तेजना थी वो थोड़ी शांत मिली उनको और उनके स्वभाव में भी फर्क पड़ा। ऐसे कई हार्ट पेशेंट हैं, उनकी दिल की धड़कनें बड़ी होती है, लेकिन जब उनको शास्त्रीय संगीत का कोई राग, जैसे राग वृंदावनी सारंग सुनाया गया या राग ये भैरवी सुनाया गया, तो उससे उनका काफी उनपे असर आया। उससे मतलब उनको हार्ट बीट जो उनकी बढ़ गई थी, जो उनको मतलब सुकून मिला तो उनके हार्ट बीट पे भी असर आया। उनकी उससे मतलब इससे असर हुआ। फिर जो हाइपर टेंशन के लोग हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है या जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, उनपे भी असर आया इसका। आप देखिएगा आजकल जिम वगैरह में भी संगीत चलाया जाता है। हाँ क्यों? जी, मैं इससे जिम में संगीत है, आप मॉल में भी संगीत है, तो दुनिया की एक दूसरी दुनिया में इंसान संगीत के साथ पहुंच जाता है। हम भी कहीं शॉपिंग करने जाते हैं या मंदिर में घुसते हैं, तो वहाँ अच्छा संगीत चलता है, तो हम वो जो देखने आए उसको भूल जाते हैं, उसकी एक धुन में हम भी घूमने लग जाते हैं। तो संगीत इस तरह से चिकित्सा के रूप में आपको जरूर आपको फायदा देता है जी। मैं इस बारे में आगे आगे कहना चाहूंगा कि एक जी एक है निर्मिति और सृजन। हाँ सृजन में निर्मित संगीत का योगदान अभी लोगों को समझ में आ रहा है या उस पर काफी रिसर्च भी हो रही है। जैसे कि जी कैंसर सेल्स जो हैं, जैसे जो दुर्धर व्याधियां हैं, उनकी जो ग्रोथ जी है वो जी संगीत के द्वारा संयमित की जा सकती है या नहीं, इस पर भी सर्च चल रहा था। तो जी उसके उसमें एक चीज ये सामने आती है कि संगीत से जैसे आपने कहा था कि अ, भावनाओं को बांधने का काम जो है वो संगीत के द्वारा किया जा रहा है या किया जा सकता है, बिल्कुल इस पर रिसर्च जी की जाती है। तो जी इसी संदर्भ में मैं आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा कि जी। मानसिक विचारों को भी उसमें सम्मिलित किया जाता है, तो मानसिक विचारों को संगीत के माध्यम से कैसे ठीक किया जाए उसमें। मानसिक जी। अभी देखिए, हमारे सबसे अच्छा संगीत एक माध्यम है हमारे विचारों को प्रकट करने का, हमारे मन की भावनाओं को व्यक्त करने का। अब जो आपका प्रश्न है कि जो अ, एक बार और आपका प्रश्न मैं सुनना चाहूंगी। मानसिक विचारों को संगीत के माध्यम से कैसे ठीक किया जाए।
जैसे हमारे विचार हैं, कोई आदमी बहुत ज्यादा क्रोधित होता है या बहुत ज्यादा नर्वस है, जी डिप्रेस्ड है, तो जी हाँ उनको नॉर्मल करने में या उनको ठीक करने में संगीत का कैसे योगदान हो सकता है? हाँ, संगीत से वही है, उनको अच्छा संगीत सुनाया जाता है। जैसे हम भी कभी फील करते हैं कि कोई अच्छी गजल चल रही है, उसको सुन के हम बहुत दुख में हैं। मान लीजिए हमारा मन बहुत खराब है या कहीं से हम बड़े परेशान होके आए हैं, तो उससे संगीत से हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं। संगीत के शब्दों से कुछ कई शब्द ऐसे होते हैं जो लगता है हमारी मन की बात ये कह रहे हैं, तो उससे कुछ रास्ता दिखता है, उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि हाँ, मैं इतना क्रोधित हूँ, तो हो सकता है ये संगीत सुन के कई गजलें ऐसी होती है, उनकी शब्दों को सुन के ही लगता है कि वाह क्या गजल है। तो उससे क्या होता है, आप सोच ही आपकी बदलने लगती है। तो ये इसका है असर, काफी असर है। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जी जैसे संगीत का जो प्रहर है, गायन का जो जी प्रहर माना जाता है, जैसे कि जी यमन जी राग पहले पहले जी प्रहर में गाया हाँ, जाता ये संध्याकालीन राग। जी वो राग है। तो जी ये जो राग है, उसको व्याधियों में कैसे, जैसे हमारे पित्त प्रकृति है, तो पित्त प्रकृति को हाँ संभालने के लिए जो राग हमने जो बताए जाते हैं, कि अगर आपका शाम में अगर आपने भैरवी सुन ली, रात में भैरवी सुन ली, तो हाँ वो आपको आपके शरीर पर उसका जो प्रभाव है वो किस तरह से हाँ बनाया जा सकता है? अच्छा, राग के द्वारा किस तरह से प्रभाव? हाँ। अच्छा, तो इसके जैसे बागेश्वरी है, जय जी जय जयवंती है, वो जो राग है वो दूसरे प्रहर में बताया गया है कि वो गाए जाए। जी तो गाए अगर जाते हैं। हाँ जैसे डॉक्टर प्रीति ने बताया था कि अगर आपको पित्त नियंत्रण करना है, तो आपको उसके मेडिसिन के अलावा भी उन प्रहरों में, मतलब लगभग रात के 10 बजे से रात के 1 बजे तक वो फिर जी आपको बागेश्वरी सुननी चाहिए या फिर जय जयवंती सुननी चाहिए। ये राग जी अगर आप जी सुनते हैं, जैसे गायन का सुनो या फिर इंस्ट्रूमेंटल का सुनो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये हाँ राग हाँ हाँ, सुनना है। तो इसी राग सिलसिले सुनना में है। आगे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। जी जी, जैसे राग यमन का आप कह रहे, जैसे इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है ना, राग यमन हाँ जैसे हाँ, तीव्र मध्यम, तो इसका समय निश्चित है कि तीव्र मध्यम वाले राग हम शाम को ही अक्सर गाते हैं। कर तो गाते हैं। जी, तो जैसे कोमल सुर है, कोमल सुरों से एक भावना अलग मतलब सुनने को मिलती है। हम्म। और यमन वगैरह जब हम गाते हैं, तो एक संध्याकालीन का एक प्रभाव फील होने लगता है। जी, और सुनाई नहीं दे रहा, आवाज बंद है। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। जी हाँ। मेरा चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा कि संगीत जी, का आयुर्वेद के क्षेत्र में क्या योगदान है या स्थान है? आयुर्वेद के रूप में। अच्छा, वही है, जैसे आयुर्वेद में भी आप लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट जितना रिलैक्स हो सके, उसके मन मस्तिष्क में जो विचार है उनको शांत किया जाए। मेरे को लगता है जितना बीमारियां हमारी है, हमारे टेंशन से या हमारी जो चल रहे हैं विकार, कुछ कुछ विचार चलते हैं, उसी से हम कुछ न कुछ बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इन्हीं को शांत रखने के लिए विभिन्न रागों को सुनाने से, हर राग का एक अपना असर होता है। भैरवी का है, ऐसे मालकौंस राग है, मालकौंस को जब हम गाते हैं, तो गाने से ही एक कोमल स्वरों का जो प्रभाव है वो काफी असर करता है। तो ये जो हम अपने
तंत्रिका है, हमारी जो विचार है, हमारे जो परेशानियां क्रिएट होती है, उससे हमको हो सकता है उसी से हमको फायदा मिले। ये हो सकता है आयुर्वेद को भी फायदा मिले। जी जी, शुक्रिया मैम, धन्यवाद आपका, बहुत जी बहुत धन्यवाद। ओवर टू वह नक्षत्र। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही आज ज्ञानवर्धन वाली बातें बताई। कुछ जो बातें मैम ने बताई वो बहुत ही मतलब मैंने भी सुनी हुई है, भले ही वो पौधों और पेड़ों के साथ जो एक्सपेरिमेंट था संगीत का, कि आधों के साथ हमने संगीत के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया, संगीत सुना के, और आधों को बिना संगीत के। तो ये तो मतलब हमें भी आयुर्वेद में ये सिखाया जाता है कि संगीत चिकित्सा जो एक है, कि संगीत से सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि मनुष्य और बाकी जीवों पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जो मानसिक रोगियों में इलेक्ट्रिक शॉक वर्सेस जो संगीत थेरेपी जो है, तो मुझे भी ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ कोई भी हम केमिकल ट्रीटमेंट दे किसी भी इंसान को, उसके बजाय अगर हम ऐसे म्यूजिक से अगर हम ट्रीटमेंट करें तो डेफिनेटली उसका इल इफेक्ट्स भी कम होंगे किसी भी पेशेंट के ऊपर। और साथ ही जो एक संगीत की जो एक अलग ही एक जो मन को खुश कर देने वाली जो भावना है, जो जैसे मैम ने बताया कि किसी भी रोग की उत्पत्ति सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकली कोई भी बीमारी शुरू होती है, तो इस तरीके हाँ से हम उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। तो और साथ ही एक जो बलवंत जी आपने जो सवाल पूछा था कि गायन समय और रोग और राग उनका हम कैसे कोरिलेशन कर सकते हैं, कोरिलेशन कर सकते हैं। तो एक इसमें मतलब मैं अपना एक ओपिनियन बताना चाहूंगी। जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, और हमारे जो संगीत शास्त्र से भी 7 सुर मेन है, सारे गामा पधनी। तो हर सुर बिल्कुल का हर चक्र के साथ एक कोरिलेशन है, मतलब एवरी चक्र करेस्पॉन्ड्स टू 1 सुर किसी भी सप्तक में। वाह और वाह जो भी हमारा गायन समय जो है, जैसे राग यमन है, उसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर, मतलब हम 7 से 8 बजे मैम हम मान सकते हैं उसे, लगभग ठीक है लगभग। तो उसी काल में संध्याकालीन राग। हाँ संध्याकालीन राग, हाँ जो हमारा हाँ शरीर भी है वो दिन के अलग अलग जो काल रहते हैं, उस समय हमारे शरीर में अलग अलग दोषों की प्रधानता होती है। जैसे सुबह सुबह कफ की प्रधानता होती है, जब हम भैरवी राग या भैरव राग जब हम गाते हैं या हाँ सुनते हैं, तो बराबर बिल्कुल हर राग में जो स्वर का जो एक ऑर्डर होता है, स्वरों का जो एक विशिष्ट अरेंजमेंट हम कह सकते हैं, तो वो अरेंजमेंट उस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में हमारे शरीर पर एक विभिन्न विशिष्ट प्रभाव डालती है। तो उसी तरह जैसे हम रात में अगर कोई राग सुने मध्य रात्रि में, तो उस समय हम उस गायन काल का राग सुने तो उस टाइम में होने वाली हमारे दोष का प्रकोप या कोई भी व्याधि हम उस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ये एक मेरा ओपिनियन था जो मैंने कहीं पढ़ा भी था नहीं रिलेटेड। बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संगीत को बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोरंजन बिल्कुल के अलावा मैम उससे उसके सीखिए परे अलावा जाकर, जी हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी जी आप बोलिए। हाँ, मनोरंजन के अलावा उसकी चिकित्सा के रूप में उसको महत्व देना, ये आज के काल की जरूरत है। और उसे जी उसे एक ट्रीटमेंट के तौर पर, मतलब चिकित्सा के तौर पर उसे प्रयोग में लाया जाना आज की एक बहुत ज्यादा अहमियत वाली बात है, जिस पर और ज्यादा रिसर्च होना चाहिए। और उससे बिल्कुल आयुर्वेद के साथ साथ, मतलब मेडिसिन के साथ साथ उसे उसके मन पर भी चिकित्सा करने की जरूरत है। मतलब इस क्षेत्र में मैम का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने काफी सारे वर्कशॉप्स भी लिए हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट म्यूजिक एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन एवरीवन्स डेली लाइफ। तो मैम से तो मैंने काफी कुछ सीखा है। क्योंकि मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, जी तो मेरा जो संगीत का जो संबंध है वो थिएटर के अनुरूप है। ये हर कला जो है वो नाट्यधर्मी हो जाती है जब वो नाटक में आती है। तो जैसे नेपथ्य है, प्रकाश है, संगीत है, तो संगीत जी को हम इसी तरह सुनते हैं कि
का जो स्वभाव है वो हमारे नाटक के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। और इसी संदर्भ में हम संगीत को भी सुनते हैं। तो जी जब संगीत की बात होती है तो जो ताल है और जो सुर है, तो जैसे कि ये कहा था कि उसका उपयोग जो है वो नाटक में हम इस्तेमाल करते हैं एक आधार के तौर पर या थीम के तौर पर। तो उसी संदर्भ में मैं एक श्रोता के तौर पर आपसे सवालात कर रहा था। तो ये जो सारे सवाल मैंने पूछे थे वो इसी संदर्भ को लेकर मैंने बनाए जी थे। जी और इसमें जी डॉक्टर ने भी उसमें सहायता की थी। और जो बातें हमने आज की वो उसी संदर्भ में कुछ और जानकारी हासिल करने के संदर्भ में ही आगे बढ़ाई जा रही है। जी 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 जी, क्या कहते हैं? जी जी धन्यवाद। आपने बहुत सही कहा कि किसी भी नाटक में भी या कोई भी हम एज ए लिसनर भी अगर सुनते हैं तो किसी भी बैकग्राउंड म्यूजिक से या उसके बैकग्राउंड स्कोर से हम बहुत ज्यादा उसके बारे में जान सकते हैं या एक जान अलग सकते प्रभाव पड़ता है उसका। हैं। पूरा साउंड ट्रैक से मतलब पूरी स्टोरी भी बदल जाती है अगर हम किसी एक सीन में कोई और अगर हाँ डाल दे तो साउंड ट्रैक बदल लेते हैं। बिल्कुल पूरा बिल्कुल ही मीनिंग पूरा बदल जाता चेंज है। हो जाता है, हमारे आंसू आ जाते हैं, ऐसा ऐसा म्यूजिक सुनते हैं हम लोग कभी, बैकग्राउंड आपकी म्यूजिक नहीं। जी आपकी इस लाइन से मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई, मैं कहना चाहूंगी जी कि बिल्कुल कहा। अ, जब गीत मर जाएगा तो क्या ही रह जाएगा, जब गीत मर जाएगा तब क्या ही रह जाएगा, सिर्फ एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। क्या बात तो क्या बात बहुत बढ़िया। मैम जाते जाते हाँ कुछ पंक्तियां आपके मधुर वाणी में हम सुनना चाहेंगे। जी हाँ, जरूर। ओ अच्छा अच्छा चलो, मैं अभी शब्द के राम का ही चल रहा है तो मैं जी एक बस कुछ चंद लाइनें श्री राम के उससे ही सुनाऊंगी। बहुत ही मधुरमय प्रस्तुति थी, जो स्पिरिचुअल है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया।